15 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे पुराने, हाँ है ना, ठीक है ना। अब कहानी आगे, आज के में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको ये झील दिख रही थी, ये सारा हम कर चुके थे यहाँ तक, देखो उससे भी पहले कर चुके थे। कौन सी झील है आपकी? उलर लेक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी झील है? अच्छा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक। लेकिन कैसे पानी की है? उसने प्रश्न बदल दिया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आंसर रहेगा वुलर लेक। कहां पे है आपका? कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पे वो करे क्या, बोले कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का लेक। अच्छा, खारा पानी नहीं बोले, केवल बोले झील कौन सी सबसे बड़ी है, तो चिल्का है, ठीक है ना। अच्छा, उसको वुलर लेक को बड़ा करने के लिए बोलना पड़ेगा कि मीठे पानी की। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं? अच्छा चलो, यहीं पे हमने एक और बात करी थी, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड, ठीक है ना। चलो, हमने बहुत सारी चीजें करी थी। पुराना क्वेश्चन आप समझ गए थे, आपका ये हो गया था। दूसरा हमने ये करा था, आपका कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है, या हमारा जो देश में जो है ना प्रभावित थी, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। सर कई जगह ये आपका क्या है, गलत है। कुछ सोर्सेज में बोलते हैं कि आपका जापान वाला बताऊंगा रीजन क्या है। जापान वाले में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये एक्चुअली क्या था, जब आपका न्याय व्यवस्था की बात आती है तब ये रहता है, ये जापान वाला, ठीक है ना, कि कैसे दंड दिया जाएगा, कि जो भी है ना प्रोसीजर्स स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी प्रोसीजर लॉ ने स्टेब्लिश करें उनके द्वारा आपका चीजें करी जाएंगी। हमने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। कौन सा हुआ था, कौन सा हमला हुआ था? मुंबई जो आपके अटैक हुआ था ना, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें थी, तो हम लोग चिल्ला रहे थे कि यार ये क्यों कर रहे हो। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था है ना, वो आपके उसी हिसाब से चलती है, ठीक है ना। तो ये था आपका, जापान वाला थोड़ा अलग है, बाकी और भी चीजें हमने करी थी। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ से हमने क्या लिया है, जो मूल अधिकार हैं वो भी कहां से प्रेरित है, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है कि नहीं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहीं पे एक प्रश्न और रहता है, मूल कर्तव्य, तो यूएसएसआर, ठीक है ना। सोवियत जो रूस है पुराना वाला, आधुनिक वाला नहीं, उस टाइम पे सोवियत संघ था, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ क्या हुआ है, उसका विघटन हुआ है। उससे पहले तो आपका यूएसएसआर ही था ना, लेड बाय रसिया, जिसको लीड कौन करा था? रसिया। तो ये हमारी बात हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये भी किया है, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, किस प्रकार आपका लॉ बनेगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात की गई है, तो वो हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। और यहीं से हमने एक और बात करी थी अभी, क्या, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। एक और बात, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, वाइस जो प्रेसिडेंट है ना, उनकी पोस्ट हमने कहां से लिया? आपकी अगेन अमेरिका से। बाकी चीजें आपको पता ही है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी वाला ही बहुत बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, और आपातकाल आपका जर्मनी से। जर्मनी का कौन था? हिटलर था ना, तो ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। तो केंद्र मजबूत है, और मजबूत केंद्र वाला संघ हमने ये व्यवस्था लिया कनाडा से। प्रस्तावना प्रियम्बल यूएसए से। अगेन 3-4 चीजें हमारी हो गई यहाँ से। और संसदीय शासन प्रणाली की बात करें या संसदीय व्यवस्था है, ये हमने कहां से प्रेरित है? हमारा ब्रिटेन से, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया, वो कहां से? आपका आयरलैंड से। आयरलैंड से सबसे जो मेन चीज है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक कर्तव्य की बात हमने यहाँ पे बोली थी, बाकी चीजें हो गई थी। शिक्षा का अधिकार आपका अधिनियम बना था, संसद द्वारा बनाया गया था 2009 में, ये आपको पता है चीजें। सर आगे ये 2010 में लागू होता है, ठीक है ना, ये बन पहले गया था। तो हमने ये क्या देखा था? आपका जंतर मंतर। तो हमें पता है महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड इनको बोला जाता है, आपके 18वीं सेंचुरी के हैं, और एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी इन्होंने। आंसर था उसका उज्जैन। सर यहाँ से हमने कल परसों एक कंसेप्ट करा था कि आखिर जंतर मंतर है तो कितने 5, जो सवाई जयसिंह के द्वारा आपके स्टेब्लिश करे गए थे अलग अलग जगह पे। हमने क्रमवार करा था। आपका कैसे करा था? नई दिल्ली वाला लोगों को याद रहता है, क्योंकि अक्सर देखोगे तो आंदोलन टाइप का ज्यादा चीजें रहती है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आपका नई दिल्ली फेमस रहता है। लेकिन ध्यान रखना, नई दिल्ली वाला विश्व विरासत नहीं है। विश्व विरासत वाला कौन सा है? जयपुर वाला। अच्छा, जयपुर शहर की स्थापना अगेन आपने किसने करी थी? आपकी सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई उनकी उपाधि है जो किसने दी थी? औरंगजेब, ठीक है सर, ये हमें पता है। और ये अंबर के राजा हैं। अंबर आपका राजस्थान में क्षेत्र पड़ा करता था पहले, ठीक है ना।
कछवाहा राजपूत हैं, बाकी चीजें हो गई। एक जो है आपका तुरंत ही चले जाओ ऊपर दिल्ली, फिर उसके बाद में इधर राजस्थान, फिर उसके बाद में एमपी में उज्जैन, यहाँ पे भी जंतर मंतर बनाया। इधर यूपी में 2 जगह जंतर मंतर है सर, मथुरा और वाराणसी। मथुरा और क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, हमने बात करी थी यूआईपी की, यूनिवर्सल आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद में उसके टीकाकरण, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, इसके रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसके विरुद्ध दोहरे टीके का एकल, मतलब दोहरी बीमारी, 2 बीमारियों के लिए एक टीका बनाया यार, ठीक है ना, वो है आपका खसरा और रूबेला। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं इसको, बाकी चीजें आपको पता ही है। अच्छा, ये किसके अंतर्गत है आपका, जो आपका इंटेंस, ठीक है ना, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत है आपका, ठीक है ना। तीसरा वाला जो फरवरी 2021 से आपका लागू हुआ है। सर आज की क्लास यहां से शुरू है ना, पुराने आपके पुराने हो गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर ठीक है ना आधारित राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है ना, आउटरीच कार्यक्रम, इसका शुभारंभ किसने करा? आपका स्मृति ईरानी। सर आपको पता हो तो महिला एवं बाल, ठीक है ना, बालकों वाली जो है ना मंत्री है ये, ठीक है कि नहीं, स्मृति ईरानी। इस चक्कर में जो भी करेंगे उनको लेकर के, ठीक है ना। दिव्यांग बच्चों को लेकर, दिव्यांग बोले तो, ठीक है ना, दिव्यांग बोले तो विकलांग, ठीक है ना, एक शब्द है उनके लिए, ठीक है ना। उनके लिए है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर, उससे लिंक करके इनको क्या राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है आपका स्मृति ईरानी के द्वारा। करंट अफेयर का है, ध्यान रखिएगा। चलो हमारी कहानी शुरू होगी। अब देखते हैं, आपका बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं आज के में, इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि हमने पूरा ही डिटेलिंग करी है इसकी। वो कौन सी रियासत है जिसने क्या किया, 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा करी। कहां पे? आपका पाकिस्तान में मिलने की घोषणा करी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह हो गया और जनमत संग्रह के बाद में उसको मजबूर होना पड़ा भारत में, ठीक है कि नहीं। कहां पे होना पड़ा? भारत में उसको शामिल होना पड़ा, और वो है आपका जूनागढ़। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे, इस पे कंसेप्ट करेंगे सारा, ठीक है। इसको इनलार्ज कर देता हूं। चलेगा। ओवरऑल हम बात करें तो रियासतें कितनी है आपकी? सर इसमें टाइम लगा था, बहुत सारी रिसर्च हुई है तब चीजें निकली आपकी। तो 584 निकली, 584 आपकी रियासतें हैं। अभी देश जो है ना आपका बंटवारा नहीं हुआ है। सुनो फिर से, आपको करने की जरूरत नहीं, घना टाइम लगता है, एक्सपर्टीज भी लगता है, ठीक है ना। तो कितनी रियासतें अभी, कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, अभी देश में बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा हो जाता है 19 पहुंच जाते हैं किसके पास में? पाकिस्तान के पास में। बची कितनी आपकी? 565। सर इंडिया के पास में कितनी बची? 565। उनमें से 562 को सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब क्या करते हैं, उसको यूनाइट कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। अरे हाँ या ना, कर लेते हैं कि नहीं? इतना कर लेते हैं। बच गई कितनी सर? 65 बनाने के लिए 3 बच गई, जिन्होंने माथा खराब करा, ठीक है ना, वो बाद में क्या हुई, भारत में शामिल हुई। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो कब कब हुई उनको देखते हैं आपका। तो कौन से थे जिन्होंने आपका दिमाग खराब करा था? वह एक जम्मू कश्मीर, उसका राजा है हरि सिंह, है ना। दूसरा आपका जूनागढ़, और तीसरा है आपका हैदराबाद, ठीक है ना। इस तरीके से आपका 3 रियासतें हैं जो आपका क्या कर रही हैं, ये इनलार्ज करना पड़ेगा, ये तो दिखेगा नहीं। और तीसरी कौन सी है सर? आपकी हैदराबाद। चलो एक एक करके बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी स्टोरी हम बाद में बताएंगे किसी क्लास में, इन 2 की कर ले रहे हैं क्योंकि डिटेलिंग है, ठीक है ना। तो ये 3 रियासतें हैं जो आपका बाद में शामिल हुई है, उस टाइम पे नहीं हुई, आराम से नहीं हुई। इनके खिलाफ आपको क्या कोई ना कोई आपके चीजें चलानी पड़ी, कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। तो कितनी रियासतें आसानी से आपकी शामिल हो जाती हैं? आपकी 562, 3 नहीं होती हैं, ठीक है कि नहीं। इतनी रियासतें आपके शामिल करी। 3 में से आपकी पहली है जूनागढ़, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर है। तो मतलब ऐसा पहली दूसरा कुछ नहीं है। अपन ने क्या किया, अभी एरिया वाइज देखा है। पहले आपका इधर क्या है, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में पड़ेगा जूनागढ़, उधर आपका गुजरात वाले एरिया में,
ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका जूनागढ़ वाला हिस्सा पड़ता था पहले, ठीक है ना। तो ये है आपका जूनागढ़, तीसरा आपका हैदराबाद, ठीक है। तो किसको उठाते हैं, आपका जूनागढ़ को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। जूनागढ़ का जो आपका उस टाइम पे शासक है उसका नाम है मोहब्बत खान। अद्भुत, मोहब्बत खान तृतीय, थर्ड। अब इनके दिमाग खराब हुआ, ठीक है, नहीं इनके कोई वजीर वगैरह भी थे, बाकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के हिसाब से इतना ही बहुत है। इनके दिमाग में चली, अच्छा अंग्रेज एक चाल खेल के गए, कौन सी चाल थी आपकी, कि भाई हम तो जा रहे हैं, आप देख लेना, आपकी मर्जी है। बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे ये बोला, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। 2 डोमिनियन बनाए थे भाई। रिपब्लिक कब बने अपन, 50 में, 26 जनवरी है ना, उससे पहले हम डोमिनियन है, ठीक है ना। हमारे मालिक उस टाइम पे भी क्या है, क्राउन, जो भी है क्राउन था। तो उनसे बोला कि बाकी राजे रजवाड़े थे, तो अंग्रेजों के डायरेक्ट जो कंट्रोल में था उसको तो हमें दे दिया कि भाई ठीक है, हमने वो कर दिया, 15 अगस्त 1947 में आप आजाद हो गए। अब इनसे बोला भाई कलेश छोड़ के जानी थी इनको, इन्होंने क्या किया कि देखो ऐसा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो भारत में शामिल हो, तुम चाहो किधर चले जाओ, पाकिस्तान में। और देखो एक और कमाल की बात है, तुम चाहो तो आजाद रह सकते हो, ठीक है, टेंशन ना लेना। बाकी के तो आपके सरदार जी जो है ना, बार बार जाते कुछ चीजें बोलते कि देखो ऐसा है, ठीक है ना। बाकी चीजें गोपनीय है, कैसे कैसे के वो डील करते थे कि तुम ठीक ठाक रहोगे तो इतना पर्स मिलेगा, बाकी चीजें। एक प्रीवी पर्स भी बनाया गया था, जानते हो, राजे रजवाड़ाओं को क्या दिया जाता था, ठीक है ना, काइंड ऑफ पेंशन टाइप की दी जाती थी। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, बाकी चीजें हम देखेंगे, आपको जो है ना प्रॉपर पैसा मिलेगा। अच्छा आपको पता हो प्रीवी जो पर्स है ना, प्रीवी पर्स, ठीक है ना, प्रीवी बोले तो जो प्रिंसली स्टेट के लिए आपका एक धन आपका दिया जाता था भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली सर सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा मैं थोड़ी आगे की बात करूं, ये खत्म कर दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब करा सर, पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है 1971 वाला, है ना, ठीक है ना, तभी आपका बंद कर दिया, उनकी अब नहीं दे पाएंगे। और संविधान संशोधन हुआ कौन सा वाला, 26वां संविधान संशोधन से क्या किया, इसको आपका प्रीवी पर्स को बंद कर दिया। तो थोड़ी कहानी लिंक रहेगी, याद रहेगी। चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो उस पुराने टाइम पे पहुंच जाते हैं कि प्रिंसली स्टेट के दिमाग आपके खराब हो रखे हैं, 3 के तो बिल्कुल खराब हो गए। उनमें से अभी हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ ने बोला भाई ठीक है, हम कहां जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। अब देखो वहां पे जो शासक है मोहब्बत खान, ठीक है ना, मुस्लिम है। पूरी जनता कौन सी है आपकी, हिंदू है, ठीक है। आप जबरदस्ती करोगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं, ये चीजें हो गई। तो वहां पे हमने क्या करा दिया, आपका प्लेबिसिट और चेस्टेड, ठीक है ना, और चेस्ट्रेटेड वो करवा दिया, जनमत संग्रह करवा दिया। जनमत का मतलब वोटिंग करवा दी, यार जनता क्या चाहती है। एक और चीज होती है आपका, वोटिंग करवाई नहीं, ये जनता की तरफ से था कि हम तो उधर जाएंगे, दोनों में अंतर होता है। वोटिंग आप ऊपर से करा रहे हो, प्लेबिसिट का मतलब जनता की तरफ से आपका आ रहा है, ठीक है ना, जनमत संग्रह काइंड ऑफ। तो जनता कहती है कि भाई हम नहीं जाना, ठीक है ना, तुम थोड़ा वो करके। तो वहां पे कार्रवाई करके क्या किया, वो जो सिंध चला गया था, ठीक है ना, तो उसको सिंध में ही रहने दिया। अच्छा एक उसी टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से, फरवरी 1948 में आपका क्या किया, जूनागढ़ को शामिल कर लिया है। उससे पहले की बात करें तो चलो ठीक है, यहां जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इतना ही बहुत है। मेरी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एक और कर लेते हैं, आपका हैदराबाद वाला भी, जम्मू कश्मीर की स्टोरी किसी और क्लास में। हैदराबाद में क्या होता है आपका, ठीक है ना, हैदराबाद का निजाम है और भारत के आपके बीच में भाई, ठीक है ना। ये देखो सिस्टम देखना आप, चीजें रटना नहीं, एक बार समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज का जो तेलंगाना वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वो कभी हैदराबाद हुआ करता था। चलो फिर से देखो, हैदराबाद वाला ये नहीं, ये तेलंगाना वाला आपका हैदराबाद स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद आज तो शहर है एक छोटा सा, इतना बड़ा हैदराबाद आपका क्या है, एक प्रॉपर आपका स्टेट हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है ना। और उसके क्या है, निजाम जो है ना, वहां पे निजामशाही चला करती थी, ठीक है ना। ये शुरुआत में कभी
किनके मुगलों के आपके क्या रहे थे, आपके गवर्नर टाइप के थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने, ठीक है ना, जैसे मुगल साम्राज्य लास्ट में कमजोर होता गया, इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है नहीं, बस ऐसी सी बात थी। अब तुम इंडिया के बीचों बीच में हो, सिक्योरिटी के लिए खतरा बनोगे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग क्या करने लगे थे, ठीक है, एंटी इंडिया इनकी बगावतें ऐसी शुरू हो गई थी। अब पता नहीं क्या चल रहा था, जो भी है, कुल मिला के भारत सरकार ने क्या करा, दिमाग खेला और एक ऑपरेशन शुरू करा जिसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते हैं आपका? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो यहां पे हमने बात क्या करी, 13 सितंबर 1948 में। अच्छा, जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों आपके क्या किए, उसी साल आपके कर लिए। फरवरी में जूनागढ़ ले लिया, जूनागढ़ के बाद में कौन सी, सितंबर के महीने में 48 में बारी आई किसकी, आपकी हैदराबाद की। जूनागढ़ इधर से ले लिया, ठीक है, जूनागढ़ यहां पे था, इस वाली जगह पे था, छोटा सा था। अच्छा, उन लोगों ने क्या बोला था पता है, इनसे प्रश्न किया, ये बताओ तुम पाकिस्तान में कैसे शामिल हो गए, तुम्हारी तो बाउंड्री नहीं लगती। तो भाई साहब कहते हैं कि देखो समुद्री बाउंड्री लग रही है ना, फीलिंग आनी चाहिए। हद है, पूरा ये यहाँ पे थे, बाकी बाउंड्री इंडिया से लग रही है और पाकिस्तान का यहाँ पे हिस्सा आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं, नवाब बोल रहे हैं, मोहब्बत खान मोहब्बत से बोल रहे हैं कि देखो ना, इतना प्यार ज्यादा है कि हम ना उससे करंट मिल रहा है हमें, ठीक है ना, तो हम समुद्री सीमा से टच हो रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना, कुल मिला के, ठीक है, मारनी थी फालतू की, तो इसको हटा दिया। अब बारी आई इसकी भाई साहब, हैदराबाद वाले की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, ऑपरेशन पोलो। पोलो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पोलो के ग्राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत रहता है सर। तो ये ऑपरेशन पोलो और मीर उस्मान अली लास्ट आपके क्या रहे हैं, आपके ये क्या है, आपका निजाम है, निजाम है यहाँ के हैदराबाद के, लास्ट है मीर उस्मान अली, आपके नोट में दिख जाएगा आपको, बस इतनी सी ध्यान रखना। तो हमने अब तक क्या सीखा इसमें, बताओ जल्दी से। तो कितनी रियासतें थी अनडिवाइडेड इंडिया में, अभी तो ये जो है ना आपका क्या है, पाकिस्तान वगैरह ये अलग हो गया, तो 584 थी, 19 उसको दे दी, तो इंडिया के लिए कितने रहेगी, 565। सर आपका 3 ने आपका मत्था खराब करा, एक तो जम्मू कश्मीर वाली, उसके बाद में आपका, नहीं पहले ऐसे ले लो ना, ऐसे क्रम से ले लो, क्रम से ले लो, जम्मू कश्मीर वाली, उसके बाद में आपका जूनागढ़ और तीसरा वाला हैदराबाद। क्लियर? इन लोगों ने माथा खराब करा। ये पूछा ही जाता है कि आपके जो कौन सी 3 रियासतें थी जो शामिल नहीं होती, बाद में उनको विभिन्न विभिन्न कार्यवाहियों के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो ये थी 3 आपकी, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हो गई सर, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। अब हमारा एक और प्रश्न है, भारतीय राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है जहां से, ठीक है ना। तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश था। देखो उसमें ऑप्शन थे राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैप के सारे। ये सर जो रेखा गुजर रही है कौन सी आपकी, कर्क रेखा ही है, 23.5 डिग्री आपकी नॉर्थ। तो ये अच्छा मैप आपका है, देखिएगा। तो अच्छा, ये क्या गुजरात से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है सर, यहाँ पे देखिएगा। और इसका क्या है, गांधीनगर है, ये पड़ोस में ही है आपका, इसकी राजधानी, ठीक है ना, पड़ोस में, बट नीचे ध्यान रखना। और ये जो जगह है कौन सा वाला, बांसवाड़ा है आपका, बताया था ना कुछ, बांसवाड़ा का मेला लगता है, बैयर बदल सकते हैं हर 2 साल में, ठीक है ना, वो वाला है। तो ये आपका राजस्थान वाला एरिया जहां से आपकी गुजर रही है, कहने का मतलब कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजर जाती है। आगे चलो, एमपी में घनी सारी गुजर रही है, भोपाल इसके जस्ट नीचे, ध्यान रखना, ये बिल्कुल डायरेक्शन ऐसा ही है। आगे चलो, क्या एमपी के भाई छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है सर। आगे चलो, यूपी सोनभद्र वाला देखो दूर रह गया, यूपी से नहीं गुजर रही, यूपी से गुजर रही है नहीं, सोनभद्र ऊपर रह गया। क्या झारखंड से गुजर रही है, घनी गुजर रही है, बिहार से नहीं गुजर रही सर, झारखंड से गुजर रही है। पहले हुआ करता था जब एक ही था तब गुजरती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब झारखंड अलग ऐसे है, ठीक है ना। तो बिहार से नहीं गुजर रही, यहां से गुजर रही। आगे कौन सा आ गया सर, वेस्ट बंगाल, कौन सा आ गया, वहां से गुजर रही है। अच्छा ये बताओ, तुरंत ही क्या पड़ गया, त्रिपुरा, और इधर आपका मिजोरम, इन दोनों से भी गुजर रही है। 2 ये रहे, 6 मेन वाले इसमें, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 8 राज्यों से आपकी गुजरती है। हमने कौन सा क्रम सजाया, वेस्ट से ईस्ट का, ठीक है ना, एक ही क्रम ध्यान रखना। वो ईस्ट से वेस्ट पूछे, आपको वेस्ट पता है ना, तो ऐसे ही लिख लेना है और बाकी कर देना, उसमें क्रम एक ही तरफ से याद रखना है, बेवकूफी नहीं करनी होती है ना।
और मैप के हिसाब से ज्यादा सही रहता है। बाकी कुछ लोग दोहा डायलॉग बना करके पढ़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, बकवास चीजें होती है, ठीक है नहीं। ब्रेन को जो ना ट्रेंड करो उसके हिसाब से, मैप के हिसाब से, ठीक है ना। चलो ये हमने बात करी। अच्छा, इनकी जो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। देखो इस रेखा से ऊपर है। अच्छा ये बताओ, अच्छा कलकत्ता वगैरह बाकी जितने जहां से गुजर रही है सबकी राजधानी इसके क्या है? दक्षिण में देखो गांधीनगर, भोपाल, और इसकी रायपुर तो बहुत ही दूर है। देखो रांची, ये भी नीचे ही है। वेस्ट ये कोलकाता, ये भी नीचे ही है सर। और इन दोनों की राजधानी क्या है? ऊपर है। तो थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, मेटा नॉलेज डेवलप कर रहे हैं, कभी पूछ ले तो, ठीक है ना। कौन से दो स्टेट ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, साथ में उनकी राजधानी उससे क्या है? नॉर्थ में है, ठीक है ना। तो वो कौन से हो गए? ये वाले। तो प्रश्न समझ में आ गया। इसने एक ऑप्शन में दिया था आपका राजस्थान, सर राजस्थान से गुजरती है। दूसरा कौन सा दिया था इसने? आपका त्रिपुरा, मिजोरम वाला, ये दिए थे। और एक दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरी। लगे हाथ, एक और बात कर लेते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट, फिर से सुनो, 82.5 डिग्री ईस्ट हमारी क्या है? मानक मध्यम रेखा। मैंने क्या बोला? बोलो जल्दी से। ये हमारी टाइम लाइन है। भारत में टाइम जो हम लोग, हमारी घड़ी यहाँ पे चलती है, वो कौन सी आपकी? 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। क्या? देशांतर, अक्षांश नहीं है, देशांतर। देशांतर टाइम के हिसाब से ऐसे कर लेना। खड़ी रेखा जो है ना आपकी देशांतर है, और ये है। सर एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सा राज्य है जहां दोनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं? तो एकमात्र कौन सा आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है कि नहीं। देखो अब लॉजिकली पढ़ो यार, आनंद आता है ना। छत्तीसगढ़ है जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, बाकी से दोनों नहीं गुजरती सर, यहां से बाकी चीजें नहीं हो पा रही। चलो, चाहे एक दूसरे को काटती हैं, गुजरना तो एक बार और डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा एमपी वाला गड़बड़ कर सकता है, बट क्या है ना, आपका दोनों को एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ठीक है ना। तो वो है आपका छत्तीसगढ़ से। और कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, तो हमने ये बात कर ली सर। और कुछ रह गया आपका? चलो, ये क्वेश्चन याद रहेगा क्योंकि कर्क रेखा वाला फिर से बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो कितने राज्यों से? 8 से। कौन से कहां शहर हमने और डीप कर लिया। कहां से नहीं गुजर रही वो नहीं पूछ रहा है, तो पहले ये हटा लो ना कि कहां से गुजर रही है, आपको पता होने चाहिए। बाकी तो नहीं में तो आपके जितने स्टेट है किसी का भी ऑप्शन में डाल सकता है कल की डेट में, हाँ है ना। तो आपको ये पता होनी चाहिए कहां से गुजर रही है, बाकी काम हो गया। किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? सर विधानमंडल क्या होता है? संसद क्या है? संसद द्विसदनात्मक है हमारी, 2 सदनों का, ठीक है। दोनों सदन है कि नहीं? कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। निचला हाउस कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है ना। वैसे ही राज्यों में विधानमंडल, इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है कि नहीं। तो हम पहले ही करा चुके हैं इसको। तो मैंने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए कि किन में है, तो हमने कराया था यहाँ पे यूपी बिहार। भाई भाई उठाओ, अरे 6 है ना, यूपी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। एक ऐसे सुई सी बनाओ, ठीक है ना, ऐसे करके 2-2 के पेयर में रखो, ये, ठीक है ना। बाकी अभी प्रस्तावित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने प्रस्ताव किया है कि हमारे यहाँ क्या बनवा दो? विधान परिषद बना दो, ठीक है ना। तो अभी प्रस्तावित है वहां पे, बाकी देखेंगे। अभी चलो, इसने जो आंसर दिया था कि आपका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अब एक चीज बताओ, ऑप्शन में ये भी था, है तो यहां पे भी नहीं, लेकिन फिर हमारा आंसर इसी को क्यों सही माना जाए? बताओ जल्दी से। क्योंकि उसने राज्य बोला, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोला, इसलिए वो वैसे ही हट गया, क्योंकि राज्य ही नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन कटा, है ना। वैसे आप 2 जगह फंसते कि नहीं? गुड, अच्छी बात है। चलो, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, संविधान सभा की समितियां बनी है, ठीक है ना। कुछ आपकी मेन है, कुछ आपकी, ठीक है ना, सब आपकी कमेटी बनी है, बाकी देखेंगे इनको। अभी कंसेप्ट इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि कई चीजें थी इसमें, इसीलिए अपन इसको क्या करेंगे, किसी और में कोई ना कोई समिति फिर आएगी तो तब इसको निपटा लेंगे। किसी में वाले में पढ़ेंगे, सेट में कम है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कंसेप्ट को हमने आगे के लिए रखा। और ये क्वेश्चन आना जरूर है दूसरी समिति के ऊपर, लेकिन जो चीज आ गई उसको तो याद करें। संघीय समिति, अच्छा
हमने जब यहाँ पे डिटेल क्लास कराई थी तब क्या बताया था, संघीय, घी आ रहा है कि नहीं, घी खाओगे जवान रहोगे कि नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, याद रहेगा कि नहीं। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, संघ को लेकर के, ठीक है ना, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना। संघ शक्ति या संघीय, ठीक है ना, शक्ति संघ की, ध्यान रखना, याद रहेगी बात। चलो बाकी चीजें अपन करेंगे। ये जगह है आपका फतेहपुर सीकरी की, और वहां पे आपका, ठीक है ना, कभी अकबर की राजधानी रहा था फतेहपुर सीकरी। 1571 से लेकर के 1585 तक, 1571 से लेकर के और 1500 आपका कहा 85 तक रहा था क्या, फतेहपुर सीकरी, किसकी, अकबर की राजधानी। बाद में कहते हैं कि अकबर आपका पंजाब ऐवान पे गया, तब फिर इस शहर को छोड़ दिया फतेहपुर सीकरी को, और इसको आपका भूत शहर भी बोला जाता है। मुगल काल में कौन सा शहर, भूत शहर छोड़ दिया था, क्योंकि इसको छोड़ दिया था ना। अच्छा, इसके पीछे रीजन ये रहता है सर, सुन लो डीप बात है ये, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा दिमाग खराब हो जाएगा। यूपी से रिलेटेड है ना, यूपी से रिलेटेड है, कान खड़े हो जाए करें, ठीक है ना। चलो, तो प्रश्न क्या था आपका, क्यों इसको भूत शहर यानी छोड़ दिया था ना, अबंडन, अकेला, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसमें पानी की समस्या आ गई थी, ऐसा माना जाता है। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ पे पानी जो है ना प्रॉपर नहीं था, ठीक है ना। वैसे भी देखो आगरा में पानी जो ना, ठीक है ना, वैसे तो है लेकिन खारा टाइप का ज्यादा थोड़ा, ठीक है, पानी की समस्या थोड़ी आ गई थी, इसलिए उन्होंने जो आपका आगरा में, फतेहपुर सीकरी में आ गई थी एक्चुअली। वैसे तो उसकी राजधानी आगरा ही रही ना लास्ट तक। 1605 में आपका क्या है, डिवाइस होती है अकबर की। अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में है ना। चलो, तो कहते हैं कि आपका 1585 में उसने अभियान करा पंजाब के लिए, तब इसको छोड़ दिया। अच्छा, तो ये है आपका शेख सलीम चिश्ती की आपकी दरगाह। इन्हीं से इंस्पायर होकर के अकबर का जो बेटा था ना जहांगीर, उसका नाम भी सलीम कर दिया था, ठीक है कि नहीं। जहांगीर जो आपका क्या है ना, जन्मा है कब आपका 1569 में। सर फिर से बोलो क्या, 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। इनकी आपके जो भी है आशीर्वाद से जैसा बोला जाता है, ठीक है ना। जो सलीम है ना, सलीम का जन्म कब होता है, 69 में। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि ये आपका क्या हो गया, ये बन कब गया था, इसका इनोग्रेट जो हुआ है ना 2 साल बाद में हुआ था, गिफ्ट करा था, ठीक है ना, दूसरे बर्थडे पे। तो 1571 में ये हो गया है। तो आपको ये या तो डेट 1571 कर लो, 2 साल पहले उसको पैदा कर दो, है ना, या फिर उसका बर्थडे याद रख लो, आपकी चॉइस है। बेटर ये है किसी को याद रख लो, ये कब बना आपका 1571 में बना, 1571। यूपी से रिलेटेड है, चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है, ओके। अच्छा, यहीं पे जो एंट्री गेट है सर, उसको कहते हैं बुलंद दरवाजा। क्या बोलते हैं आपका, बुलंद दरवाजा अपनी मृत्यु से 3 साल पहले बनवाया है। सोचो कब बनवाया होगा, 1602 में। अच्छा, कहीं पे जीता था वो, गुजरात को जीता था। कहां पे, गुजरात विजय। सर यही छोटी छोटी बातें जो अक्सर एग्जाम में आती है और यूपी से रिलेटेड है, तो आपको समझना चाहिए भी, ठीक है ना। तो 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, कहीं ना कहीं इसी का एंट्री गेट है, ठीक है ना, जो आपका फतेहपुर सीकरी राजधानी नहीं है सर, उसकी प्रॉपर अपने मूड के हिसाब से बनाया था। तो कहा जाता है, एक थ्योरी दी जाती है कि पानी की समस्या आ गई थी। दूसरी थ्योरी यह है कि उसका जो है ना मूड जो है ना बदल गया था। ये कह रहा था भाई अम्मी को मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अकबर ने आपका जो किला डेवलप भी करवाया था, कहाँ, आगरा वाला, वो भी है, ठीक है। चलो, ये चिश्ती साहब की दरगाह हमने देखी। कौन से आपके, सलीम चिश्ती। सलीम से याद रखना, मुइनुद्दीन चिश्ती साहब नहीं है। सुनो फिर से मैंने क्या बोला, मुइनुद्दीन चिश्ती कौन, कहां पे है आपका, अजमेर में। कहां पे है, वो निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखना, जो दिल्ली में, ठीक है ना। अरे निजामुद्दीन स्टेशन भी है ना, ऐसे ध्यान रखना। चलो सर, इसमें बहुत डिटेल है। अगला वाला प्रश्न बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आपको कई लोगों से परिचय कराएगा, कई किताबों के बारे में बताएगा। ये आज की कमाई है, ध्यान रख लेना। आज का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी रिसर्च लगी है, बहुत सारा आपका प्यार दिया है इस टॉपिक को, ठीक है ना। आप समझ पाओगे, अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
देखो, जो प्रश्न ये है कि प्राचीन पुस्तक वो कौन सी प्राचीन पुस्तक है, ठीक है ना? नहीं, पुस्तक का तो नाम दे रखा है कि प्राचीन पुस्तक गणित सार संग्रह, मैथमेटिक्स कंपेंडियम, ठीक है ना? कंपेंडियम किसके द्वारा लिखी गई थी? कंपेंडियम तो महावीराचार्य किसके द्वारा लिखी गई है जी? महावीर धन आचार्य, महावीराचार्य। और ये जैन लेखक हैं, ठीक है ना? ठीक है, कौन सी सेंचुरी के सर? 9th सेंचुरी के। कौन से समय के? 1850 में, ठीक है ना? इनका संबंध है, सॉरी 800, 1800 बोल रहा हूं, 1800 तो अलग हो जाएगा। 9वीं सेंचुरी के और मैसूर से संबंध रखते हैं। कहां से? आपके मैसूर, ठीक है ना? और वहां पे एक राष्ट्रकूट राजा है जिसको कहते हैं अमोघ वर्ष। किसका संरक्षण प्राप्त था इनको? अमोघ वर्ष का। एक ही कंसेप्ट में बहुत सारे कंसेप्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा शासक है आपका? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का किस उससे संबंध है आपका? राष्ट्रकूट है, ठीक है ना? आपको पता हो राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाया था? एलोरा का फैन बनवाई थी ना राष्ट्रकूटों ने, ठीक है ना? महावीराचार्य ये आपके मैसूर से, इन्होंने लिखी कौन सी पुस्तक? अभी जो हमने पढ़ी कौन सी वाली? ठीक है ना, गणित सार संग्रह। गुड, चलो अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन दिए थे इन्होंने। आर्यभट्ट ऑप्शन था, आर्यभट्ट ऑप्शन था, ठीक है ना? तो आर्यभट्ट ने लिखी थी आर्यभट्टीय। फिर से देखो कौन सी लिखी थी? आर्यभट्टीय, विजडम इंस्टीट्यूट नहीं, आर्यभट्टी पुस्तक लिखी है। और ये किसके दरबारी हैं? आपके विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको पता हो ये इनका समय क्या है सर? 5वीं सेंचुरी। फिर से बोलो कौन सा है? और ये पैदा हुए कुसुमपुर में। सर आप बताओ कुसुमपुर में करा चुका हूं मैं। कुसुमपुर बोले तो आधुनिक नाम उसका पटना है। हाँ या ना? कुछ याद आया? पटना, वहां पैदा हुए थे, ठीक है ना? तो आर्यभट्ट के बारे में हमने बात कर ली। अगले हम बात करेंगे किसके बारे में? आपका ब्रह्मगुप्त के बारे में। देखो सबसे पहले कौन है आपके? आर्यभट्ट। 5वीं सेंचुरी क्रम से सजाए हुई है। 6ठी सेंचुरी में कौन आ गए? ब्रह्मगुप्त। कौन आ गए? ब्रह्मगुप्त साहब ने पहला सिद्धांत दिया, ठीक है ना? ब्राह्मस्फुट सिद्धांत। ब्राह्मस्फुट का मतलब क्या है? ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रदान किया गया सिद्धांत प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा है ब्रह्मांड का वो बिग बैंग नहीं है। मेरे को पहले डाउट हुआ, मैं गया, मैं रिसर्च कर डाली, तो टेंशन मत लो। उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, ठीक है ना? अच्छा, इस सिद्धांत में कुछ चीजें हैं जो आधुनिक समय में जो मैथमेटिशियन लोग हैं ना वो समझ पाएंगे ब्रह्मगुप्त की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, ठीक है ना? देखो एक है आपका इसी इसमें ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में क्या दे रखा है, ठीक है? ब्रह्मगुप्त प्रमेय, क्वाड्रिलेटरल जानते हो, ठीक है ना? या उसको कहेंगे चक्री चतुर्भुज। कौन सा वाला? हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना? वो प्रमेय दी। ब्रह्मगुप्त ने सर्वसमिका भी दी, ब्रह्मगुप्त सर्वसमिका, जिसमें आपका रूट के बारे में बात की गई। बहुत सारा आपका चीजें हैं, कैसे आपके क्या निकाले जाते हैं, रूट निकाले जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? वर्गमूल, है ना? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट के दिनों में इन्होंने, लास्ट के दिनों में अपने में 7th सेंचुरी है लगभग 62 में, 65 में ही नहीं रहे ब्रह्मगुप्त साहब, ठीक है ना? देखोगे तो इन्होंने आपका 62 में एक और पुस्तक लिखी, खंड खाद्यकम। खंड खाद्यकम, इसमें मैंने नहीं लगाए, ये इंग्लिश में ऐसे ही खंड खाद्यक, लेकिन डिटेल स्पेशल देखोगे उसकी ओरिजिनल जाकर के खंड खाद्यकम पुस्तक है, जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी कैसी है भैया? स्फेरिकल है, गोलाकार है, वो चपटी वैसी नहीं है, क्योंकि बाबिल का काम हो रखा है। सेंचुरी कौन सी है आपकी? 6ठी सेंचुरी की। इसका मतलब आपके 600 साल पहले आपके बाबिल की चर्चाएं हो गई है ना, ईसा मसीह की बातें हो गई है, समझ आ रही बात है? तो ये बात हो रही है कि पृथ्वी के बारे में बोला कि पृथ्वी कैसी है आपकी? गोल है।
एक ये बहुत ज्यादा आपका मायने भी रखते हैं, दोनों किताबें पूछ लेगा। ब्राह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, खंड खाद्य खंड किसका है? ब्रह्मगुप्त का। बाकी चीजें नहीं ध्यान रखनी, कौन सी सेंचुरी का, कहां पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए सर। माउंट आबू और ये जो आपका लोनी रिवर है ना, उनके बीच में एक जगह पड़ती है आपकी, ठीक है ना। चलो और देखते हैं सर, अगला वाला देखते हैं आपका कौन, भास्कराचार्य। अगला सेंचुरी आपका ये 12th सेंचुरी के कौन आपके? भास्कराचार्य। कौन है आपके? चलो इनकी पुस्तकों के बारे में बहुत आपकी चीजें हैं, ठीक है ना। वो है एक पुस्तक है आपकी लीलावती। कौन सी आपकी? दूसरा आपका एल्जीब्रा या बीज गणित, वो भी इन्होंने लिखा आपका भास्कराचार्य साहब ने, ठीक है ना। कमाल के लोग रहे ये। और उसके बाद में सिद्धांत शिरोमणि, ये तीनों ही बड़ा काम, बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इंसानों के लिए, हमारे लिए, ठीक है ना, वो भास्कराचार्य का था। ये उज्जैन में पैदा हुए, 12th सेंचुरी के, ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है कि नहीं। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में और हम लेके आए कौन से, कहां से, उनसे लिंक करके ब्रह्मगुप्त से। पृथ्वी गोल है, अब इसको सही कौन बताएगा? 15वीं सेंचुरी के कोपरनिकस, पोलैंड के, कहां के? पोलैंड के हैं, ठीक है ना। पोलैंड आपका देश पड़ता है कहां पे आपका? ये बेलारूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है ना, पोलैंड के हैं। उसके बाद में 16th सेंचुरी, कोपरनिकस के बाद में आते हैं गैलीलियो। कौन आते हैं? 16वीं सेंचुरी के, ठीक है ना। वो इटली के हैं, इटली वासी हैं गैलीलियो, गैलीलियो गैलीले इनका नाम है। और ये आपके, ठीक है ना, खगोल विद्या में इंटरेस्ट है इनका। आपको नहीं लग रहा है ये लोग इंस्पायर्ड रहे किससे? ब्रह्मगुप्त से। ब्रह्मगुप्त ने बहुत पहले ही बोल दिया, क्या साइंस रही होगी। इन्होंने तो आपका दूरबीन का विकास किया, ठीक है ना, विकास में योगदान दिया। हालांकि पहली बार नहीं, बाकी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन प्रॉपर रूप से जो दूरबीन जो डेवलप करी, दूरबीन दूर की चीजें देखने के लिए, वो गैलीलियो साहब थे। और इन्होंने जो है ना आपका जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के छल्लों की जो खोज है इन्हीं के नाम पे दी जाती है, हाँ है ना, ठीक है ना, शनि ग्रह के। अच्छा ये बताओ, गैनीमेड जो है ना, किसका सबसे बड़ा आपका उपग्रह है? किसका आपका? बृहस्पति का। बृहस्पति के जो 4 उपग्रह है ना, वो इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, गैलीलियो के नाम से। गैलीलियन आपका सैटेलाइट, इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना। मैंने कभी आपको बताया था हमें कैसे करने आपका गैलीलियन जो सैटेलाइट है उनको कैसे करना है, एबीसीडी के हिसाब से ही करना है। ए बी सी पे आता है कैलिस्टो, कौन सा सर? उसमें क्या करना है? 3, 5, 7 और 9 आपके सारे लिंक हो गए। 3 पे सी पे क्या है आपका? कैलिस्टो। 5 पे क्या है आपका? ई यूरोपा। 7 पे क्या है? जी गैनीमेड, है ना। और 9 पे क्या है? आईओ। ये चारों ही गैलीलियन बोले जाते हैं। याद करने की टेंशन भी नहीं रही ना, है ना। विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9 याद होगा। यही 4 हैं जो क्या कहलाते हैं आपके गैलीलियन सैटेलाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कौन? गैलीलियो के नाम पे, क्योंकि इन्होंने खोज करी थी इन 4 की। 5वां तो शनि की छल्ले थे, ठीक है कि नहीं, उनकी वलय थी। चलो फिर से हमने बात करी, कौन से ग्रह से संबंध रखते हैं ये गैलीलियन सैटेलाइट? बृहस्पति से। दूसरी बात, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन सैटेलाइट नहीं है, गैलीलियन उपग्रह नहीं है, ऐसा करके परेशान करेगा एग्जामिनर। अरे हाँ है ना, ठीक है नहीं। हमें कैसे याद रखना है? 3, 5, 7, 9 सर, हर चीज में विजडम रखी हुई है। आप थोड़ा प्यार से पढ़ो तो सही, आनंद आ जाएगा, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। 3 पे क्या होता है? नंबरिंग करवाई थी ना कभी, एबीसीडी सिखाई थी। 3 पे आपका सी, 5 पे आपका ई, 7 पे जी में छुपा रहता है 7। कभी मौका मिलेगा तो मैं करा दूंगा सारे, ठीक है ना। एक ही दिन में सारे नंबरिंग हो जाएगी। ज्यादातर सीख चुके हैं, कितने लोग सीख चुके हैं बताओ जल्दी से? सिखा रखी है ना। अच्छा जिनने कितने ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सीखा है? जिन्होंने नहीं सीखा है, क्योंकि एक दिन में याद हो जाता है, आजीवन याद रहेगा, क्योंकि उन्हीं में एबीसीडी में नंबर छुपे रहते हैं, हमें ढूंढना है, ठीक है ना। चलो इधर इधर वापस इधर क्लास में, ऐसे ऐसे देखो। तो गैलीलियन सैटेलाइट कौन कौन से बता जल्दी से? कैलिस्टो। 5 पे आपका ई से यूरोपा। 7 पे आपका जी गैनीमेड। ये बताओ हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, यही है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं आपका आई से आईओ, उसका नाम ही आईओ है, आईओ,
ठीक है ना, कुछ जगह देखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने लिंक भी कर लिया, सारी चीजें होगी, कंसेप्ट हुआ कि नहीं, बहुत सारे। तो आपका ये हो गया कुल मिला के। तो फिर से हम देखेंगे, आपका गणित शास्त्र संग्रह लिखी गई है महावीराचार्य के द्वारा, ठीक है ना। वो मैसूर से संबंध रखते हैं, अमोघ वर्ष के आपके क्या दरबारी है। आर्यभट्टी किसने लिखी है, आपकी आर्यभट्ट साहब ने लिखी है, 5वीं सेंचुरी के। विक्रमादित्य के आपके क्या है दरबारी है। ब्रह्मगुप्त ने लिखी है आपकी 2, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, ठीक है ना। खंड खाद्यक में लिखा है पृथ्वी कैसी आपकी बोले, ठीक है। भास्कराचार्य ने लिखी है आपकी लीलावती, ठीक है ना, एल्जिब्रा या बीजगणित, और उसके बाद में सिद्धांत शिरोमणि। पूछा जाएगा बीजगणित किसने लिखी है, भास्कराचार्य ने। सर आपको बता दें, अभी 2020 या 21 में आपका एक अवार्ड शुरू होता है, लीलावती अवार्ड। अब ये लीलावती कौन थी, इनकी डॉटर थी, इनकी पुत्री थी, किनकी, और लीलावती किसकी पुस्तक है सर, मैथमेटिक्स की है। यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ है ना, लीलावती है तो पुस्तक काय की है, गणित की है सर। जब ये लिख रहे थे ना इस पुस्तक को, कहते हैं कि ये इनकी बिटिया जो है ना सेवा करती रही। बाद में पूछा, पूरी दुनियादारी से भूल गए थे, कुछ दिनों के बाद में बोला, ठीक है ना, ऐसे उठते हैं, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, पर बाद में देखते हैं पूरा किताब खत्म हुई, इसका नामकरण नहीं किया था तब तक। पूछा आप कौन हो, पापा हम थारी बिटिया। You forgot things। काफी टाइम लग गया चीजों को गहन अध्ययन करने के लिए, ठीक है। लोगों ने अपना पूरा जो है ना सोशल लाइफ आपका समर्पित कर दी। तो ये कमाल के लोग रहे भास्कराचार्य ने। तो बाद में बोला चलो ठीक है, आपने मेरी सेवा करी, पता भी नहीं पड़ा कब खाना खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरा उसी में कंसंट्रेट थे। तो बाद में उन्हीं के नाम पे उसका नामकरण कर दिया लीलावती। अवार्ड दिया जाता है किसके लिए, विमेंस को दिया जाता है, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ साइंस। भारत सरकार ने आपका अवार्ड दे रखा है, लीलावती अवार्ड दिया जाता है उसको लेकर के। क्या चीजें समझ पाए हमने, बहुत सारे विद्वानों की हमने बात करी यहाँ पे, और वो भी टाइम के हिसाब से। आप ध्यान रखिएगा, घर पे करिएगा, आनंद आएगा आपको। अनलिशिंग इंडिया, अगला वाला क्या था, अनलिशिंग। अनलिश का मतलब क्या होता है आपका, अनलिशिंग, ठीक है ना। अनलिश का मतलब स्वतंत्र, उभार, ठीक है ना, एक अपने आप में एक उद्भव होना। अनलिशिंग इंडिया, इंडिया कैसे आपका एक ग्रोथ करेगा या आपके उभर के आएगा सामने, एक्चुअली था उभर के सामने आना, ठीक है ना। इस पुस्तक ये कौन सी लिखी है, इन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ है 20 से 30 वर्षों में भारत महाशक्ति कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात बोलिए, कैसे उभरेगा, कैसे आपका अनलिश करेगा, ठीक है ना। अनलिशिंग इंडिया इंग्लिश में लिखी गई है, वीरप्पा मोइली साहब ने लिखी है। जो आपके जो यूपीए था ना, यूपीए गवर्नमेंट, पुरानी वाली गवर्नमेंट, उसमें ये आपके मंत्री रहे थे, कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। तो आपके राजनेता है। दिसंबर 2023 में, अभी करंट का है, किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है भारत ने, तो आर्कटिक क्षेत्र है सर। कौन सा है आपका, आर्कटिक क्षेत्र। देखो आर्कटिक क्षेत्र इस वाले एरिया में, और नॉर्वे के पास में इन्होंने शुरू करी है भारत सरकार ने। किसके पास में, नॉर्वे के पास में, नॉर्वे का एक आइलैंड है वहां पे, ठीक है ना। क्या मेरी बात ध्यान रहेगी, आर्कटिक है, अंटार्कटिक नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। आर्कटिक आपका ओशन है, ठीक है ना, और अंटार्कटिक क्या है आपका, अंटार्कटिक है महाद्वीप जो बर्फ वाला है। देखो साउथ में देखोगे ये वाला, ठीक है ना, यहां कहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अरे पीछे चल, ये वाला एरिया आपका कौन सा वाला, आर्कटिक वाला, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है ना। यहाँ पे भारत सरकार ने आपका अभियान, शीतकालीन अभियान शुरू करा है। और ये आपका क्या है, अंटार्कटिक, आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक क्या है आपका, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो महासागर है। याद कैसे रखना है, अंटा सॉलिड होता है ना, अंटा से ध्यान रखना, बस ये खेल हो जाएगा। और ऐसे ही आपका लिंक हो गया, अंटा सॉलिड होता है, सॉलिड महाद्वीप होता है। अरे पानी थोड़े ना होता है, महासागर तो लिक्विड है ना, वो सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। चलो इससे ध्यान रखिएगा। तुम्हारी फिर से कहानी वहीं से, अरे यार वापस चलो, चलो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। ये बात हो गई वीरप्पा मोइली साहब की, ये हमारी बात होगी। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यूपी में किस जगह पे है, फतेहपुर सीकरी। सर हमने बात कर ली थी अच्छी खासी अपनी, ठीक है ना। वो 1571 में आपका बनी है। और ध्यान रखिएगा 1500 आपका 85 में फतेहपुर सीकरी आपका इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है ना, अकबर ने। तो यहीं पे बुलंद दरवाजा और पंचमहल भी है, ठीक है ना। कौन सा है आपका, दो चीजें यहाँ पे, एक तो बुलंद दरवाजा और दूसरा क्या है आपका, पंचमहल, ठीक है ना। ये देखो ऐसे करके दिख रहा है, बुलंद दरवाजा 1602 में बनवाया सर, गुजरात विजय के उस पे। तो एक ही जगह हमने बातें कर ली। अगला क्या है सर आपका, पंचमहल,
पंचमहल 5 मंजिला है ना ये, ठीक है ना, रानियों के लिए बनवाया था। इस बिल्डिंग को देख करके, ठीक है ना, एक हिस्टोरियन है स्मिथ करके, उन्होंने बोला था कि पत्थर में रोमांस आपका पिरो दिया है। तो पूछा जाता है कि किस आपके स्थल को देख करके या किस ऐतिहासिक स्थल आपका बिल्डिंग को देख करके स्मिथ ने कहा था कि पत्थर में रोमांस पैदा किया है, तो वो है आपका पंचमहल, जो कि कहा है आपका फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। बाकी बड़ी परीक्षा में रहता है, आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस बता दिया था यूपी का है इसलिए, ठीक है ना। स्मिथ साहब कहते हैं किसके बारे में, पंचमहल के बारे में, कि पत्थरों में रोमांस है, ठीक है ना, क्योंकि रानियों के लिए बनवाया था भाई। चलो हिमालय का तीसरा, क्योंकि ऑप्शन में सर ताजमहल रहेगा, वो ठीक है, लेकिन स्मिथ ने नहीं बोला था, ठीक है ना। चलो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है सर, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हिमालय में इंक्लूड करके पूछा गया है ट्रांस हिमालय को, ठीक है ना। हिमालय का दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है सर, माउंट एवरेस्ट। कौन सी आपकी, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, K2 बोल देते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा। ये ऐसे ही करके पूछा। असल में बात करें टेक्निकली तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि K2 ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। बट यहाँ पे जो है ना, कई बार ये दिया जाएगा, असल में क्या था, बाकी जो ऑप्शन हो सकते थे, ऑप्शन कोई दूसरे थे खराब, इसलिए आंसर तो इसका सही हो गया। तब आपका मान सकते हो कंचनजंगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में क्या नहीं था, नंदा देवी नहीं था, क्योंकि भारत की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, सॉरी उसकी हिमालय की, ठीक है कि नहीं, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन किसकी, आपकी ट्रांस हिमालय की, उसको हटा दिया जाए तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी अपने आप ही ये, है ना, क्योंकि ये तो हिमालय में, सिक्किम वाले एरिया में। कौन सा हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, असम वाले में, ठीक है ना। बाकी सॉरी पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने हिमालय के हिस्से करे थे ना 4, ये किस में है वो देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। यूपी का राजकीय फूल कौन सा है सर, आज हम क्या करेंगे, इसको सारा निपटा देंगे, क्योंकि यूपी का पहले पूछा जा चुका है क्या, पंछी, तो वो सारस था, क्रेन था, हमने करा था। आगे चलिएगा, अब इसने फूल पूछा, हमने सारे डाल दिए। चलो यूपी का राजकीय फूल कौन सा है, पलाश, या इसको टेसू के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से सर, इसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ठीक है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है ना। चलो अच्छा सर, राष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, क्या नाम है यूपी का आपका, मैं राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा, इंग्लिश में कहते हैं सर स्वैम्प डियर, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। यूपी का राजकीय वृक्ष, यूपी का वृक्ष कौन सा है, अशोक, ठीक है ना, अशोक ट्री ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, तो चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं, खुश रहो, मौज करो। चलो ये है आपका पलाश, इसको क्या बोल देते हैं, हाँ टेसू भी बोल देते हैं इसको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इसके बहुत सारे गुण हैं, इसके ऐसे ही नहीं है, ये औषधि आपका, ये क्या नाम है, पौधा भी है, ये फूल है ना, बड़ा काम का है। मेरी बात सुनोगे। अच्छा जैसे ही होली का टाइम आता है ना, इनके फूल जो है ना आपका क्या कर सकते हैं, ये जनवरी में लगभग फूल इसमें आते हैं खूब, मिड जनवरी वगैरह में आपके इस टाइम पे टेसू का टाइम चल रहा है अच्छे खासे, ठीक है ना। जैन फेम में आपका पूरा आपका हो रखा होता है, पत्ते गिर जाएंगे थोड़े आगे चल के, तो केवल आपका दिखेगा इस तरीके से। सर देखो पत्ते हल्के वैसे हो जाते हैं, केवल ये लाल लाल सा दिखता है, और सर इस वजह से क्या बोला जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फिर से सुनो, आपका राजकीय क्या है, पुष्प है यूपी का, इसके बारे में पूछा जाएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम कहते हैं ना एक ज्वाला, जंगल की ज्वाला किसको बोला जाता है, या वन की ज्वाला किसको बोला जाता है, पलाश को। सर यूपी का है, लेकिन हमने पलाश तो खूब पढ़ा, लेकिन हमने यही नहीं पढ़ा इसकी जो है ना क्या उपाधि दी गई है, ठीक है ना।
जंगल की ज्वाला या वन क्षेत्र की ज्वाला किसको बोला जाता है? वनों की ज्वाला आपका पलाश को बोला जाता है। और ये जो है ना फूल इकट्ठे करके, ठीक है ना, अब क्या किया जाता है, होली जो है ना सिंथेटिक कलर से खेली जाती है। वो सर बहुत गंदा रहता है। असल में क्या है ना, इसके साथ में रहे तो बहुत सही रहती है। एक बार हमारे नवोदय में आपके 3 से 4 क्विंटल मंगवाए गए थे, उनको बड़े से उनमें आपके बनाया गया था, उसमें डाल दिए गए 2 दिन, तो सारा इसका जो वो है ना फूल का रंग उसमें पानी में हो लेता है, बाकी निकाल दिया और उसमें ऊपर से डाला गया। ध्यान रखना, इसमें इसके पानी में उसमें नहाने के बाद में, उस रंग में नहाने के बाद में आपकी स्किन जो है ना बहुत टोनिंग वाली हो जाती है, बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। असल में होली जो है ना ऐसे होनी चाहिए। और यहाँ कैसे भाई साहब, जितना गंदा रंग हो ना वो रगड़ेगा, और रगड़ेगा नहीं, किस जन्म की खुंदस निकालेगा, मुंह में भरेगा। किस बात का मजा है यार? इंसान को जो है ना आनंद किस में आ रहा पता है? दूसरे को परेशान करने में। आजकल हाथ से किससे निकल रहा है पता है? दूसरे को परेशान देख करके। कई आप देखते हैं ना, कार्टून देखते हैं, उसकी पूंछ दब गई वहां पे तो हम हंस रहे हैं। अबे यार उसको दर्द हो रहा है। समझ आ रही है ना कहां कहां जा रहे हो? चलो, तो हमने ये बात करी, ये क्या है सर? आपका पलाश है, जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं, और ब्यूटिया क्या है आपका? मोनोस्पर्मा। ठीक है ना, मोनोस्पर्मा साइंटिफिक नाम है। सर यहीं पे बताओ, यूपी का आपका राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, स्वैम्प डियर बोलते हैं। सर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये आपका बारहसिंगा, ठीक है ना, स्वैम्प डियर राजकीय पशु है। यहीं से बताओ आपका राजकीय आपका वृक्ष कौन सा है? अशोक। कौन सा आपका? अशोक। अशोक का पेड़ इस तरीके से आपके रहते हैं, ठीक है ना। ये वही वृक्ष है जो कभी अशोक वाटिका में हुआ करते थे। सीता मैया इनके नीचे बैठा करती थी। कहते हैं ये घर में आपके लगा रहे तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आपकी चली जाती है। घर में कलेश नहीं होती है, कलह नहीं होती है, ऐसे आपका रहता है। नेगेटिव वाइब्स को ही आपका दूर करता है। अशोक, इसके नीचे जो है ना आपको शोक नहीं हो सकता, ठीक है ना, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होते, ऐसे मान्यता है। आई एम नॉट सेइंग, ठीक है ना। तो ये है आपका अशोक, जो यूपी का क्या है? राजकीय वृक्ष। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। चलो, इसका क्वेश्चन गलत हो गया था, आपको पता है, जिन्होंने भी आपका पढ़ा है ना, तो ये आपका 32 नंबर का क्वेश्चन गलत था। देखो सुनो कैसे, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? सर उसने क्या बोला? उत्पादन। जो बाइल जूस है ना वो आपका बनेगा कहां? वो बनेगा सर लिवर में। कहां पे होता है? आंसर था जिगर। उसने ऑप्शन में एक जिगर दे रखा था ना, जिगर लिवर ही है। जिगर भी कह देते हैं, यकृत भी कह देते हैं, कलेजा भी कह देते हैं। सर सारे एक ही हैं, 3 नाम से आएगा याद हिंदी में, ठीक है ना। कलेजा भी यही है, यकृत तो शुद्ध हो ही गया आपका हिंदी में। उसके बाद में जिगर भी बोल देते हैं, है जिगरा, जिगरे में दम। अरे सर जिगर में दम होता ही है, सच में होता है। क्योंकि कैसे? पूछो बताओ। एनर्जी स्टोर रहती है, ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? वेरी गुड, ठीक है ना। जब आप फास्ट रखते हो, भूखे रहते हो, ठीक है, तो आज मंडे है, ठीक है ना, तो क्या होता है आपका? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा हुआ ग्लूकोज, एक समय के बाद में हल्का फेंट फील करोगे, बहुत भूख लगेगी। क्लास स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें तगड़ी भूख लग रही है, मूड खराब हो रहा है, और जैसे कुछ देर के बाद भूल गए, क्या हुआ? जो ग्लाइकोजन है फिर से ग्लूकोज में बदल दिया, ठीक है ना। किसमें? ग्लूकोज में। तो वहां से आपका चलने लगा, क्योंकि हमारा फ्यूल क्या है? ग्लूकोज ही है ना। अच्छा, कोशिका की मुद्रा कौन सी है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है ना। बाद में चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया सर? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? जिगर, यकृत या कलेजा, इंग्लिश में कहते हैं लिवर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आपका? लिवर। चलो कुछ चीजें देखते हैं आपका। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? फंस गए। मनुष्य में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यही है, ठीक है ना। कौन सी साइड में रहता है सर? ये आपका राइट साइड में, ठीक है ना। एग्जैक्ट आपका देख रखा है, ठीक है, राइट साइड में रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। अंतःस्रावी सबसे बड़ी नहीं है, उसका आंसर बाद में कराएंगे। ग्रंथि की बात करें,
अंतःस्रावी कौन सी होती है? जो हार्मोन स्रावित करती है। बहिस्रावी कौन सी होती है? जो एंजाइम रिलीज करती है। बाइल जूस क्या है? एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? चलो वैसे भी हार्मोन जो है ना सीधे आपके ब्लड में या हम कहें रक्त में, आपके रक्त के थ्रू आपके प्रवाहित होते हैं और ये नलिकाओं द्वारा होते हैं एंजाइम। बाकी डिफरेंस बाद में देखेंगे। चलो सर, तो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियास है, बाकी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं इस वाले हिस्से को, ठीक है ना। इनलार्ज करा हम देखेंगे, ये लिवर हो गया, ठीक है ना। इंटर हेपेटिक बाइल डक्ट, देखो हेपेटा, हेपर शब्द बना है किससे? आपका हेपर किसके लिए? आपका लिवर, लिवर के लिए। सर मैंने बोला हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसमें हेपर का मतलब क्या है? आपका लिवर, और टीआईएस लग जाता है, टिस वगैरह पीछे जो सफिक्स लगता है ना, सफिक्स लगता है, उसका मतलब क्या होता है? सूजन वगैरह, स्वेलिंग, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, जलना, वो वाला, ठीक है ना। ये बात बताई थी। हेपेटाइटिस में क्या होता है? लिवर आपका, ठीक है ना, सूज जाता है, बाकी चीजें हो जाती हैं और भी आपके इन्फेक्शन हो जाते हैं जो भी है। तो हेपेटाइटिस की हमने बात करी थी, कई तरीके से आपका देखिएगा। तो अब चलते हैं आपका, यहां से आपका क्या है? इन नलियों के द्वारा क्या आएगा? बाइल, और क्या हो जाएगा? ऐसे करके आ रहा है, ठीक है ना। अभी खाना आप वगैरह नहीं खा रहे हो, बाकी चीजें नहीं है, तो आपका ये इकट्ठा होता रहेगा। कहां पे? गॉल ब्लैडर में। तो बनता कहां है सर? लिवर में, और इकट्ठा कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। हिंदी में कहते हैं इसको पित्त आशय, पित्त धन आशय, पित्ताशय, क्या बोलते हैं इसको? ये यकृत है तुम्हारा, ये जिगर है, ये आपका कलेजा है, कलेजे के टुकड़े, जिगर के टुकड़े, ये सब जिगर ही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सर जिगरे में दम सच में ही होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है ना, बाकी चीजें और भी। अच्छा ओके, अच्छा बताओ विटामिन ए कहाँ स्टोर होती है? चलो आगे चल दो, बाकी देखेंगे, बाकी चीज होगी। चलो लिवर हो गया, ये हो गया, ऐसे करके आपका क्या है? ये छोड़ दिया जाता है कहां पे? आपका छोटी आंत में। ये कौन सा वाला हिस्सा है छोटी आंत का? छोटी आंत का कौन सा हिस्सा बताओ? ड्यूडेनम, कौन सा वाला है? ठीक है ना। इलियम तो लास्ट में, बीच में कौन सी बताओ जल्दी से? जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम। अच्छा इसको और भी भीतर जाओ तो तुम कहो कि कहां से बनना। देखो ये षटकोणी आपकी होती है, क्या आपकी? लिवर की आपकी कोशिकाएं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं इनको, हेपेटोसाइट्स। फिर से जो हेपर शब्द है ना वो ध्यान रखना, यहां से बन के निकलता है सर। इससे ज्यादा क्या सिद्ध करें? इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं पित्त रस। कोई दिक्कत? चलो तो हमारी ये बात होगी जिगरे, ठीक है। आगे देखते हैं आपका सर, कुछ और चीज देख लेते हैं। जो आपका बाइल है ना, पित्त रस है, उसका रंग कैसा होता है सर? हरा पीला। कैसा होता है सर? हरा और पीला। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, यदि आई क्या है तो इसको निपटा लेते हैं यहीं पे। कहते हैं कि जो पित्त रस है उसमें वर्णक कौन है? तो सर उसमें वर्णक है दो, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। बोलो फिर से, बिलिरुबिन नहीं, पहले आ गया बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, ठीक है ना। अब रुको सुनो, अब ये बनते कहां से है सर? आपका हीमोग्लोबिन जानते हो? हीमोग्लोबिन लास्ट में आपका टूट जाता है तो एक दो प्रोटीन है, हीम और ग्लोबुलिन। बोलो फिर से, क्या है? हीम और ग्लोबुलिन। उनमें से जो हीम है ना वो फर्दर आपका ब्रेक डाउन होएगा और वहां से बनेगा आपका क्या? आपका बिलिवर्डिन। पहले क्या बनेगा? बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन कैसा है? ग्रीन, ठीक है ना। ग्रीन से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मेरी बात समझ आ रही है ना? भूल जाओ तो ध्यान रखना, सर ने कौन से वो करा था, ग्रीन लिख भी दिया और अंडरलाइन भी ग्रीन से किया। बिलिवर्डिन किससे आपका, ठीक है ना। बाद में यही और ज्यादा आपका बाकी प्रोसेस है, कैसे आपका ऑक्सीजन के साथ में या आयरन वगैरह बाकी चीजों से मिलके आपका क्या बन जाएगा? बिलिरुबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिलिरुबिन। यही फिर बाद में आपका कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ब्राउनिश येलो होता है। कैसा आपका? केवल येलो नहीं, ब्राउनिश येलो। कभी आपको पित्त बढ़ जाए, बुखार होता है, उल्टी होती है, क्या पित्ती पित्त निकल रहा है, तो आपका ग्रीन टाइप का जो निकलता है ना वो यही होता है बाइल जूस, है ना। देखो कफ, पित्त और वात, तीन चीजें होती हैं जो शरीर में इंबैलेंस हो जाता है तो आपके रोग होते हैं और कुछ नहीं होता। कफ होता है, ज्यादा हो जाए तब भी समस्या है, कम हो जाए तब भी समस्या है सर, ठीक है ना। एक होता है आपका पित्त, बाइल, ये कम हो जाए तब भी समस्या है। अच्छा कम हो गया, इसका मतलब क्या है? आप जितनी वसा खाओगे वो आपकी पचेगी नहीं, वसा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी।
इसलिए आपका लिवर कमजोर है तो तुरंत ही आपको उल्टी होगी, कुछ भी चिकनाई की चीज खाई आपने तो, ठीक है ना। डॉक्टर मना करता है तली बुनी चीजें नहीं खाना है, इसलिए कर रहा है क्योंकि लिवर कमजोर है, बाइल जूस जा नहीं रहा, बाकी चीजें क्या करो, वोमिट मार दोगे, ठीक है ना। तो हमने पित्त वर्णक की भी बात कर ली। कौन से आपके पित्त के वर्णक कौन है, आपके बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। आप देखोगे जब आपके लिवर खराब हो जा रहा है सर, ठीक है ना, बाकी और भी चीजें समस्या हो जाती है, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो जॉन्डिस आपका जो होता है ना, जॉन्डिस क्या है, एक सिम्टम है, एक तरीके से पीले पीले से हो जाते हैं, उसमें क्या है, आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई है सर, ठीक है ना। और बिलीरुबिन केवल इसकी वजह से नहीं होता, ध्यान रखना, जो मधुमेह के रोगी हैं उनको भी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है सर, जो कैंसर रोगी है ना उनको भी आपकी बढ़ जाएगी। अब रीजन बताएं कैसे कैसे करके। ये दोनों ही क्या है सर, एंटीऑक्सीडेंट है सर, ज्यादा डिटेल की बात करें तो और आगे बढ़ सकता हूं मैं। ये दोनों ही क्या है सर, एंटीऑक्सीडेंट है। सर एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आप भरपूर मात्रा में खाने में ले रहे हैं तो आप जो है ना बूढ़े कम होंगे, आपकी जो कोशिकाएं है ना वो रक्षित रहती हैं, ऑक्सीजन से आपका उनका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, इसका मतलब मरेंगे नहीं। कोई भी चीज सड़ने का मतलब क्या है, सड़ने का मतलब क्या है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के वो हो जाता ना, चीजें खराब हो जाती हैं। अच्छा एक बड़ी सी आपकी क्या है नदी है जिसमें उसकी बीओडी ज्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। मान लीजिए यमुना रिवर है, कोई तालाब है बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, उसमें कोई लाश पड़ी हो, है ना, तो आप देखोगे ऊपर तो सड़ जाएगा लेकिन नीचे सेफ निकलेगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी इसलिए कोई चीज आपकी सली गड़ी नहीं, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आपका क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, कुछ आपके रेडिकल्स निकलते हैं उनको क्या पकड़ लेता है, पकड़ के जो ना वो कर देता है, जो क्या करेंगे आपका फ्री जो रेडिकल्स घूमते हैं आपके शरीर में। बाकी कभी डिटेलिंग का मौका मिलेगा तब, जो बड़ी क्लास रहेंगी तब, अभी नहीं क्योंकि अभी टाइम कम है, इतना ही समझिएगा। तो उनको कम कर देता है तो सेल आपकी बनी रहती है। कई बार क्या होता है ना, चीजें हम ढक के क्यों रखते हैं, खराब ना हो जाए जल्दी, ऑक्सीजन से क्रिया होकर की चीजें सड़ गल जल्दी जाती हैं। तो ऑक्सीडेंट क्या करते हैं हमारे शरीर में, हमारे एजाइल होने से बचाते हैं सर, ठीक है कि नहीं, हमारी लाइफ बढ़ा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बहुत सारे फ्रूट खाए जाने चाहिए। अपन मना करते हैं किस चीज के लिए सर, जूस नहीं पीना चाहिए। बोलो यार क्या बोल दी सर ने आपने, जूस नहीं पीना चाहिए, एग्जैक्टली जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एकदम से जैसे ही आपको शरीर को आपका मिलता है ना जूस, वो क्या करता है, सीधा अटैक मारता है आपके उसमें। तो क्या करना चाहिए सर, आपके फ्रूट लेने चाहिए साथ, ठीक है ना, जूस नहीं। मान लीजिए आप बात कर रहे हो मौसमी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, किसकी, आपकी ये जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज को खाओ उसके साथ में, क्योंकि एकदम से जूस जाता है ना, गटक गटक करके कर ले जाते हो और बॉडी जो ना बहुत सारी, अभी तो आप जल जाओगे बुढ़ापे में जाकर के, ये आपका बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके तरीके हैं खाने पीने के जो हमें समस्याएं पैदा करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। कहते हैं ना आहार विहार ऐसी चीजें हैं। तो ये जूस अच्छा है, ठीक है ना, आप मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है ना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कोई चीज एकदम से अच्छी नहीं होती आपके शरीर में। एकदम से कोई चीज अति हो जाती है ना, तुरंत ही ग्लूकोज आपका मिल जाता है, वो हमेशा बेकार रहता है। हम देखते हैं कि अरे बीमारी तो बात अलग है कि हम आए गर्मी से तुरंत ही आए, ग्लूकोज खोला बहुत सारा हमने पी लिया, सर वो भी डेंजरस है। कोई भी चीज एकदम से अटैक करेगी ना आपका, स्लो नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। मैंने कहां से कहां पहुंच गए, एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहा था मैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे करके। चलो कुछ चीजें समझ में आई, आनंद आया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिली। चलो अगला क्वेश्चन, अब सिंपल ही है, कुछ नहीं है, लगो खत्म हो गया आपके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत में कब गठन हुआ या स्थापना हुई आपकी, 1993 कब हुई, 1993 में। सर आपको पता है क्रीमी लेयर इसी टाइम पे आई है, आया ना, क्रीमी लेयर इसी टाइम पे आई है, मैं वैसे ही लिंक कर रहा हूं, ठीक है ना। 1993 में बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ आपका, 1993 में। कौन सा रोग फफूंद या कवक या फंगस के कारण होता है सर, आपका दाद, ठीक है ना, तो खुजाते रहते हो, ठीक है ना, दांत जो होता है ना आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, ठीक है ना, उसकी वजह से होता है। आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी है भाई साहब पैट कमिंस, कौन सा है आपका, इसको खरीदा है सनराइजर हैदराबाद ने। अभी जो आपका आईपीएल होने वाला है इस चक्कर में आपका ये है। अच्छा अगला प्रश्न आपका ये रिपीट हो गया था सर, आईसी बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
उसके मूल दस्तावेज को किसने हाथ से लिखा था? सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है ना, जो रिपीट हो जाएगा सर उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हमारा पहले से इस पे डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये हो गया। अब चलते हैं, आपका अगला वाला कंसेप्ट है, उसको हमने फिर से उधेड़ा है। विटामिन जो है ना आपके कर मारी यहीं पे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंसेप्ट विटामिन वाला अपन यहीं पे खत्म करेंगे। आपका विटामिन B7 है, आपका ये दिख रहा है, आपको स्पिनच दिख रहा है, पालक, बाकी और भी चीजें दिख रही है, रेड ब्रेड, ये ब्रोकली दिख रही है। क्या है? कीवी नहीं है भाई। ठीक है ना, ये उसमें नट्स दिख रहे हैं, काजू बादाम वगैरह। बादाम ज्यादा अच्छा रहता है। ये आपका क्या दिख रहा है? स्ट्रॉबेरी है, थप्पड़ मार दूंगा, लीची नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद में ये एग है, ये आपका क्या है? मीट है, ये बनाना है, ये दही वगैरह है, बाकी चीजें। चलो B7 क्या है आपके सोर्स की हमने बात कर ली। ठीक है ना, अब रुको काम की चीजें। सर आप आज के बाद में आपको पता पड़ जाएगी बहुत सारी चीजें क्या है। B7 की कमी आपके शरीर में हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, नाखून कमजोर पड़ जाते हैं। और ये बस में चलते हैं ना, वो कहते हैं आपके नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, बाल झड़ते हैं। तो ये लीजिए, तो आ जाओ, पहले हम अपन बात करेंगे इसमें। सर विटामिन को आपका करेंगे पहले। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है सर? बायोटिन। क्या नाम है सर आपका? ठीक है, रुक जाओ बेटा, बदतमीजी नहीं। चलो हम बात कर लेते हैं बायोटिन। और ये आपका रोल निभाता है किसमें? आपके चयापचय में, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है ना उसमें। मेटाबॉलिक प्रोसेस बनी है दो प्रोसेस से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कुछ चीजें जुड़ रही है तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कट रही है तो कैटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत? द प्रोसेस मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्राइजेस टू प्रोसेस, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत यहां तक? इसी को हिंदी में कह देते हैं चयापचय। चय अपचय दोनों को जोड़ दिया, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। यूटिलाइजेशन ऑफ द CPS। बायोटिन आपका या B7 आपके शरीर में नहीं रहेगी तो आपके शरीर में फ्यूल पैदा नहीं हो पाएगा। फ्यूल कौन सा है सर? ग्लूकोज। और आप देखोगे एक कंप्लीट फूड बनता है CPF से। सर संपूर्ण भोजन किसको बोला जाता है? मैं और डिटेल करूं, CPF MB। क्या बोल दिया मैंने? CPF MV। C से कार्बोहाइड्रेट, P से प्रोटीन, F से फैट, M से मिनरल्स, V से विटामिन्स। ठीक है ना, विटामिन। ठीक है ना, सही है ना? चलो ये 5 चीजें बोल दी, उनमें से आपका 3 ये ध्यान रखना। कौन से वाले? जो एनर्जी वाले। एनर्जी 3 में ही है। एनर्जी किसमें? CPF में। मिनरल या विटामिन में सर एनर्जी नहीं होती। पूछेगा ऑप्शन में कौन सा ऊर्जा का, भोजन का कौन सा आपका वो है जो ऊर्जा का सोर्स नहीं है, तो उसमें या तो CPF तो डालेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। एक डाल देगा मिनरल, तो मिनरल नहीं है सर। दूसरा कभी डालेगा कि विटामिन, विटामिन नहीं है ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा नहीं मिलती उससे। ठीक है ना, चलो हम बात करेंगे अभी। तो आपके एनर्जी का सोर्स कौन से है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सर। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, अब देखो पचने का क्रम कौन सा है सर? CPF। पचने का क्रम कौन सा है? CPF। पहले कौन पचता है, फिर कौन पचता है? सर एनर्जी किस में ज्यादा? उल्टा चलो, फैट में सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम। क्या मैं समझा पाया? इसीलिए लोग जो है ना पहलवानी करें, घी खवावे। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो एनर्जी आपके बॉडी में लगेगी नहीं, सीधा खाओगे और गटर के जो बैक्टीरिया ना उनको पहलवान बनाओगे। सर सीधी बात बोल रहा हूं, तो फालतू को बिगाड़ना नहीं है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फालतू में ना उसको ना खावे। तो सर ये बात हो गई। तो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ CPF। B7 की कमी है सर, आप कितना भी जो कहें मैं खूब घना खाऊं, में लगा ही ना है, एनर्जी ना है, तो B7 की कमी चल रही है, बायोटिन की कमी चल रही है। बच्चे इधर देख लो, किसकी कमी चल रही है? आपकी बायोटिन की। सर और क्या है सर? आपके बाल झड़ने लगे, नाखून आपके कमजोर पड़ गए। ऐसे करते ही नाखून टूट जा रहा है यार, यूं करते आप नोच ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? अगेन ठीक है ना, आपकी बायोटिन की कमी चल रही है।
ठीक है सर। एक मेडिसिन आती है जिससे आपके जो हेयर है ना, आपके बायोटिन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं बताऊंगा, बात बताऊंगा ऑनलाइन नहीं। चलो इधर, अरे यहां से नाम है, ठीक है ना। बायो अपने नोट में देखना या लिखी हुई है, ठीक है ना, पेंसिल से लिखा हुआ है। बायो के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस देखना नोट्स में, घर पे जाके देखना न ही है, ठीक है। चलो सर, तो अब हम बात करते हैं सर, इसमें जब आपका कहते हैं ना एक चीज शुरू ही कर दी तो हम उसको और आपका आगे लेके जाएंगे। विटामिन शब्द इसने उठा लिया तो हम लेके चलते हैं आपका, तो सर कितनी विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कौन सा वाला, तो कितनी विटामिन हमें एसेंशियल है आपकी, 13 विटामिन जो है ना वो आपकी एसेंशियल है सर। 13 जो विटामिन है ना वो आपके मुख्य रूप से हमें चाहिए, ठीक है ना। उसको कर लेते हैं। आपके विटामिन क्या होते हैं सर, आपके वो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आपका टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों को प्रॉपर रूप से फंक्शन करने के लिए जरूरी होते हैं। आप देखोगे विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, आपका रतौंधी रोग हो जाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे रोग होते हैं आपके इन विटामिन की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन नहीं हो पाते। समझ आएगी ना। और आप देखोगे विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, जो दूसरा केमिकल जो केमिस्ट्री के रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल। रेटिना जुड़ा हुआ आंख वाला है ना, आंख में रेटिना होता है, वहां से ऐसे करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। बी आपका, सॉरी ए डी आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम की जो है ना एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है ना, हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। ई बोले तो आपका टोकोफेरॉल, ठीक है ना, टोकोफेरॉल, ठीक है ना। के क्या है आपका, हाँ करके लाना, ठीक है। अच्छा सर हम बात करें, देखो जब आपको हेडेक हो जाता है तो क्या लगाते हो, फैट लगाते हो ना, कोई भी मालिश करते हैं किसी से, घी वगैरह से, घी क्या फैट है ना, ठीक है ना। नहीं बोलो ना, घी लगाते हैं, थप्पड़ किसी का नाम बोल रहे हो, कोई कंपनी नहीं, क्या लगाते हैं, देसी वाले जुगाड़, घी लगाओ मालिश करो, ठीक है ना। तो हेडेक एडीई के हेडेक हो जाएगा तो फैट लगाएंगे, कोई भी लगाते हैं कि नहीं। चंपी कैसे करेंगे, हेडेक हो रहा है तो चंपी करवा लो, जरूरत थोड़े ना माथे पे लगाओ। तो क्या है, चंपी किससे हो रही है, विक्स से हो रही है। अब आ जाओ, अरे ऑयल क्या है, फैटी तो है, चंपी किससे कराते हो, ऑयल से, ठीक है ना। क्यों, हेडेक हो रहा था, तो हेडेक एडीई के बोलो जल्दी से। ये कैसी है आपकी, फैट में सोलेबल है। ये चारों आपकी विटामिन कैसी है, जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुल जाती है सर। कौन सी आपकी, एडीई के, याद रहेंगे, हेडेक। वो फालतू का जो डायलॉग बनाते हैं ना उसको नहीं पढ़ना है, बकवास है, ठीक है ना, वो नहीं, कोई चीज अच्छी लगे, ठीक है ना। वसा में घुलनशील कौन सी आपकी, चंपी करवाते हो तो फैट वसा रहती है, तो उससे हेडेक, ठीक है ना, हेडेक चला जाता है, हेडेक, ठीक है ना, हेडेक। एडी के कैसी है, सोल्युबल है किसमें, फैट में। आगे चलते हैं सर, जो बच गई कौन सी आपकी, सी और बी, कौन सी बच गई आपकी, सी और बी। बीसी कह सकते थे लेकिन इधर बी को आपको एक्सप्लेन करना था, तो कौन सी आपकी, सी है और बी है। बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बोला जाता है क्योंकि बी का ग्रुप है, 8 विटामिन का एक ग्रुप है, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है सर, ठीक है। तो बी और सी आपकी कैसी, आपकी वाटर सॉल्युबल है, पानी में, जल में घुलनशील है सर। विटामिन की हमने 2 कैटेगरी करी सर, पहली कैटेगरी कौन सी, वसा में घुलनशील, एडीई के, हेडेक ध्यान रखना, एडीई के हेडेक में आपका और लगाते हैं, चंपी करते हैं, ठीक है सर, याद रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे क्या है आपका, दूसरी आपकी बच गई कौन सी, सी और बी, किसमें आपके, जल में, ठीक है ना। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक, कौन सा हीरो है, बी वाला, तो बी को उधेड़ते हैं पहले, ठीक है ना। बी कॉम्प्लेक्स में सर 8 है, तो सर कितनी होगी, देखो एडी के 4 तो ये हो गई, ये रही 5वीं, और 8 5 13 हो गई, आए ना। तो यही आपकी एसेंशियल है, उनमें से कौन सी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं आपके,
तो आपका पहला शुरू हो रहा है विटामिन B1। फिर से बोलिएगा सर, कौन सी आपकी विटामिन B1? इसको क्या बोलते हैं? थायमिन। क्या बोलते हैं आपके? थायमिन, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कमी से रोग हो जाता है वेरी वेरी। सर पूछा जाता ना, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। तो ये वही है आपका कौन सा वाला? विटामिन B1, थायमिन। स्पेशली बात करेंगे बी में, कौन सा? थायमिन। बी में तो बहुत सारी है, 8 है, ठीक है कि नहीं? उनमें कौन सी आपकी? थायमिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं सर। दूसरी वाली आपकी विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं आपका? एक दिन तो करना था, है ना, तो क्यों ना आज करें। तो राइबोफ्लेविन है। चिलाइटिस हो जाता है सर आपका, इसमें कौन सा रोग होता है सर? विटामिन B2 की कमी हो गई है, इसका मतलब राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है, आपको रोग हो जाएगा चिलाइटिस, ठीक है ना। चलो इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होगा आपका? होठ जो है ना बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, सूजन आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। और माउथ अल्सर भी हो जाएगा, मुंह में आपके छाले से बहुत सारे हो जाएंगे उस टाइम पे। कहने का मतलब है आपका राइबोफ्लेविन की आपकी कमी चल रही है, ठीक है ना। चिलाइटिस एक्चुअली ये होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपका राइबोफ्लेविन यानी B2। नियासिन है सर आपकी कौन सी वाली? B3। कौन सी आपकी? नियासिन। स्किन रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपकी नियासिन की कमी की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है ना। विटामिन B3 बोले तो नियासिन। सर आपका विटामिन B5, बाकी जो नहीं है जरूरी थोड़े ना क्रम से रहे, यहाँ पे एसेंशियल वाली कौन सी है? B5 हमारी है, ठीक है ना। कौन सी आपकी? पेंटाथेनिक एसिड है, जरूरत नहीं। आगे चलो, आपका अगली कौन सी आपकी? B9। बाकी बीच की एक और कौन सी रहेगी आपकी? देखो ये चौथे के बाद में सीधी मैंने 7वीं उठाई, कुछ और रहेगी क्या? B7 तो ऊपर है ना, एक कोई रहेगी क्या? ये कितनी है आपकी? ओ एक कोई रह गई। हाँ वही रहेगी यार, वो लिखने को रहेगी। अच्छा हुआ ये निकला नहीं है आपका, एक डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। B6 वही मैं कह रहा, मैंने जगह तो छोड़ी थी उसके लिए, वो लिखनी रहेगी बाकी, ठीक है ना। आई लेट यू नो, क्योंकि ये पूरी 8 है सर, ठीक है। वो या तो यहाँ लिख दूंगा कहीं पे भी, आपका आ जाएगी सर। चलो देखते हैं आपकी बाकी जो है आपका कौन सी आपकी? B9। कौन सी आपकी? B9 वो फोलेट है आपका, इसको क्या बोलते हैं आपका? फोलेट। क्या बोलते हैं? फोलेट। B12 को क्या बोलते हैं आपका? कोबालामिन। बोलो क्या बोलेंगे? कोबालामिन, ठीक है ना। ये आपकी विटामिन, और इनके बाकी के जो हमने दूसरे नाम है वो याद रखने। विटामिन से कोई क्वेश्चन आएगा आप बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें बाकी तो पता रहता है जो। अच्छा ये बताओ विटामिन C कौन सी है? एस्कॉर्बिक। कौन सा आपका? एस्कॉर्बिक। बाकी बी वालों के खानदान हमने कर लिए, और ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये सारी चीजें इनके लिए सोर्स क्या है सर? सोर्स बस कुछ नहीं है, आप जो है ना हेल्दी खा रहे हो ना, बाकी उसी से हो जाता है। स्पेशली आप देखोगे तो जितनी आपकी बेरीज वगैरह है उनको यूज कर लो। जो लाल अंगूर है या ब्लैक वाला अंगूर है, ठीक है ना, वो हो सकता है। रसबेरी हो सकती है, रसबेरी की खानदान में आता है आपका टमाटर, इसको खा सकते हो, ठीक है ना। एंड आपके क्या स्पेशली आपके बनाना, वो भी हो सकता है। और वो भी नहीं है तो आपका क्या, हाँ आप मीट वगैरह खाते हो तो मीट खा लो, या फिर अंडे वाले हो, ठीक है ना। बाकी सर एक चीज और मैं आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। यहाँ पे कुछ सीख रहा है। हाँ जो चीज मैं बताने वाला था याद आ गया, ठीक है ना, इनमें से है वो, ठीक है ना। मैं बोल रहा था एक जो ना एक पंचामृत टाइप का हम बनाते हैं ना, ध्यान रखना। आप जब भी स्प्राउट खाते हो ना, स्प्राउट जानते हो, उगे हुए अनाज, उनमें बहुत अच्छे से पाया जाता है ये सारी चीजें, बहुत चना वगैरह उगा करके हल्का। अब ये नहीं उगाने के लिए आप वेट करो इतना बड़ा हो जाए तभी खाना है, थोड़े से किल्ले फूट जाए वो तभी मीठा लगने लगेगा, उसके बाद में फिर मीठा नहीं रहता, फिर उसमें सर ज्यादा खराब हो जाएगा, उसमें फंगस पैदा हो जाती है, फिर सड़ने नहीं देना है, इतना हो जाए उतना ही बहुत है, और फिर मीठा लगने लगता है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड फिर आपका किसमें बदल जाता है? मोनोसेकेराइड में, ठीक है ना। चलो हो गया। तो हमने बात करी किसकी, आपकी अंकुरित अनाज हो गए। दूसरा क्या हो गया आपका, जैसे इसमें बादाम हो गए, बादाम बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का, ठीक है ना। अलमंड्स हो गए, इसमें भी बादाम का मतलब अब ये नहीं है कि ठूस के खाने, विद्यार्थी के लिए 5 बादाम बहुत है सर, हद नहीं कि मुट्ठी भर गई तो आप निपटा के मानेंगे, टेस्ट तो लग रहा है।
अति ज्यादा सही नहीं रहती। और सर आप उनको बिना भिगोए खाए होंगे तो उनकी तासीर गर्म होगी, ठंडे खाओगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। मूंगफली खा सकते हो सर, मूंगफली में भी है आपका बहुत सारी चीजें, आपका विटामिन बी वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, अब आपका विटामिन बी। विटामिन की हमने बात करी। आगे चलते हैं सर, आपका कौन सा, चलो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है सर, इलाहाबाद में 1905 में इनका जन्म हुआ है और 29 अगस्त को हुआ है सर। कब हुआ है? और आपको पता हो इन्हीं के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं, आपके राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं सर। चलो 29 अगस्त को 1905 में इनका जन्म हुआ है। आपको पता हो 1905 में क्या हो रहा है सर, बंगाल का विभाजन आया ना, ठीक है ना, ठीक है। उसी टाइम पे इलाहाबाद में जन्मे हैं, यूपी के भाई पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं, इलाहाबाद में जन्मे हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और सर आपको बता दें कि इनका संबंध आपका हॉकी से, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, आत्मकथा जिसको कह देते हैं, और उसका नाम है आपका गोल। इनकी आत्मकथा के अनुसार इन्होंने अपने करियर में आपके 570 गोल मारे थे, बड़ी बात है, ठीक है ना सर। 1928, 1932 और 1936 का जो ओलंपिक है ना, तीनों बार इंडिया ने आपका गोल्ड उठाया था। इंडिया बोले तो उस टाइम पे आजाद नहीं वाला है, आप देखोगे 336, 332, 328 क्या है, ठीक है ना उस टाइम पे, ठीक है ना। जयपाल कोई वो करके भील है, वो जो है ना वो कैप्टन थे उस टाइम पे 28 में, पहले जो कैप्टन है जयपाल करके कोई, ठीक है। अभी सर बताओ हॉकी टीम का आपका कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत, रमन नहीं है, हरमन लिखा हुआ है, वो आया नहीं इस पे, ठीक है सर। वो कौन सा आपका, रमन नहीं है सर, हरमन है, आपके नोट्स में वो हरमन लिखा हुआ है, मैं साइड में कर दूंगा, रमन नहीं है, हरमनप्रीत। अभी सर एशिया गेम्स हुआ है, एशिया गेम्स में हमने क्या गोल्ड उठाया सर, एशिया गेम्स, एशियन गेम्स 2023, ठीक है ना। और ये 2022 में कैप्टन बना दिए हरमनप्रीत सिंह। कब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ना, कहां पे, उड़ीसा में सर, इंडिया में हुआ, इसको नहीं भूलना है, अभी हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, उड़ीसा में हुआ, ठीक है ना, 2022 में, दिन हो गए यार, साल हो गए, ठीक है, 2022 हुआ। 2023 में हुआ सर एशियन गेम्स, उसमें अपन ने क्या है आपका इतिहास रचा और अपन ने गोल्ड उठाया आपका उसको लेकर के। इनकी आत्मकथा हो गई, हमने बहुत सारी बातें कर ली सर। चलते हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 में हुए, डिमाइस होगी उनकी 79 में। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी क्या मनाया जाता है आपका, नेशनल स्पोर्ट्स डे सर, ध्यान रखिएगा, ये है आपके मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की, मेजर ध्यानचंद सर। इनको ऑफर दिया गया था, आप क्या कर रहे हो, हिटलर ने, इनको बड़ा गेम पसंद आया था, ठीक है ना, हिटलर को बड़ा गेम पसंद आया, उन्होंने बोला यार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ना बड़े पद दूंगा, तुम्हारा देश नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारा देश जो ना अभी गुलाम है। तो इन्होंने एक डायलॉग मारा था, सुनो ऐसा है, देश की जिम्मेदारी नहीं मेरे को आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देश को आगे बढ़ाऊं। और एक कमाल की विजनरी थे भी, ठीक है ना, बाकी चीजें हैं ही आपकी मेजर साहब, ठीक है ना। तो वो देश भक्त टाइप के भी है। और इन्हीं के नाम पे आपका स्पोर्ट का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है सर, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है ना, सही है ना, ओके गुड, ठीक है। तो ये थी हमारी बातें। इलाहाबाद आपका पड़ता है सर कहां पे, देखो जल्दी से, इलाहाबादिया कहाँ है, प्रयागराज के नीचे आपका, हाँ ये है। तो अच्छा देखो देखो बांची चित्रकूट के बाद में देखोगे तो इलाहाबाद आपका एमपी से बाउंड्री बना रहा है सर, किससे आपका, एमपी से, मिर्जापुर भी बना रहा है, सोनभद्र भी बना रहा है, सोनभद्र आपका बना रहा है एमपी से भी, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, आपका बिहार से भी। सर 4 राज्यों से बाउंड्री बनाने वाला जिला कौन सा है, ठीक है, याद रखना। एमपी से बाउंड्री बनाने वाले कौन से हैं आपका, बांची के बाद में क्या है, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। पीछे तो मीसो है, प्रयागराज, मीसो, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र।
थोड़े थोड़े चीजें बढ़ाते रहो ना, हर दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। आपका इटावा भी आपका ये बनाता है, बाउंड्री बनाता है। आगरा भी सर एमपी से बाउंड्री बनाता है। आगरा सर राजस्थान से भी बना रहा है, मथुरा बनाता है राजस्थान से। हाँ क्या होगा? चलो सर, अरे भरतपुर लगे है ना इसका, मथुरा के पास में ही भरतपुर है, भरतपुरिया वाले, और उनकी भाषा भी यही है। ऐसे देखो पता ही नहीं कि वो आप राजस्थान में पहुंच गए, ये बोले और कहाँ के जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अरे वाह भाई, आज तो दिख गया ये, धन्य हो आपने दर्शन दे दिया, ठीक है ना। ये हट आपका वो कर रहा है सर। ये क्या है आपकी ओटा है, महाधमनी सर। क्या सर? महाधमनी। इस तरीके से ऐसे नोड की मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पे था ये साइनो एट्रियल नोड, और इसका एक छोटा भाई है, इसको क्या बोलते हैं आपका, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है सर? प्राकृतिक पेसमेकर। क्या बोला जाता है? ये होते हैं आलिंद, और ये होते हैं निलय, नीचे वेंट्रिकल, वेंट करेगा ब्लड, आलिंद में आएगा, ठीक है ना। तो दाएं आलिंद में, राइट जो एट्रियम है उसमें कैसा ब्लड आएगा? राइट में रॉन्ग बोले तो आपका अशुद्ध रक्त। इसमें कैसा आएगा आपका? अशुद्ध बोले तो डीऑक्सीजनेटेड वाला। अच्छा ये इसमें लेफ्ट वाले में कैसा आएगा? शुद्ध वाला, ठीक है ना। तो इसमें आएगा शुद्ध, कहां से आ रहा है? फेफड़ों से आ गया, आने के बाद में यहाँ पे आया और यहां से पहुंच गया इसमें, ठीक है ना। ऐसे करके यहां से होता हुआ इसमें, ये क्या है? महाधमनी। तो महाधमनी में जो ब्लड जाता है, महाधमनी में शुद्ध जो रक्त आपका जाता है ना, किससे जाता है? बाएं निलय से, नीचे वाला है निलय से निकलेगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमारी बात होगी। इस तरीके से आपका हार्ट आपका पंप करता है, आलिंदो निलय। और ये है आपका क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ऐसे आपकी पल्स आपकी वो होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये खराब हो जाता है तो आपका पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर का संबंध है किससे? आपका हार्ट की ये जो है ना गति को वो करता है। ये पल्सेस की वजह से आपका फैलता सिकुड़ता है। आपकी वो कोशिकाएं जो जीवन भर आपका रेस्ट नहीं करती हैं, वो आपकी हृदय कोशिकाएं हैं। यही हमने बात करी थी, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम विदा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी आपकी करंट अफेयर चलेगी, ठीक है ना, चलेगा।